वही दूसरी ओर मोक्ष अपने रूम जा बेड पर बैठ खुद में ही कहता है, मैं चाह कर भी आपसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपके करीब रहकर मुझे बार बार वही सब याद आ रहा है। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। खुद में इतना कहने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगता है। वही दूसरी तरफ विक्रांत के दिल में एक आग सी जल रही थी। वो अब भी अनाया के बारे में ही सोच रहा था। वो शराब पीते हुए सिगरेट की कस लेता हुआ खुद में ही कहता है, तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे चाहे जितना झूठ कहना पड़े मैं कहूँगा। ये रात धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो जाता है। अग्निहोत्री मेंशन में सभी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ चुके थे, पर आज ब्रेकफास्ट करते वक्त मोक्ष उदासी से अपना नाश्ता कर रहा होता है। वही अनिरुद्ध को मोक्ष का उदासी से भरा चेहरा खल रहा होता है। वही सनाया को कभी होप होता तो कभी होप टूटता नजर आता, क्योंकि उसके शादी का पहिया इतना स्लो चल रहा था कि अब सनाया का उम्मीद टूटने लगा था। वही अनाया अपना ध्यान एग्जाम से अधिक विक्रांत पर लगाई हुई थी। कुछ वक्त के बाद ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। अनुराग कंपनी निकल जाता है। सनाया आज अनाया के एग्जाम का प्रिपरेशन में हेल्प करने लगती है। वही मोक्ष कॉलेज के लिए निकल जाता है और अनिरुद्ध इस बात को पता लगाने में लग गया था आखिर मोक्ष को हुआ क्या है। कुछ वक्त के बाद कॉलेज में रचना मही एक साथ बैठे थे। जब रचना देखती है मही जय की तरफ देख तक भी नहीं रही है, तो रचना समझ जाती है जय मही को रिजेक्ट कर दिया है। तभी रचना मही के हाथ में अपने हाथ को रख धीरे से कहती है, कोई बात नहीं मही, तुम वापस ट्राई करना, जय तुम्हें हाँ कर देगा। रचना के बातों को सुन मही कहती है, कोई फायदा नहीं है रचना, जय ने मुझसे कहा है वो किसी और को पसंद करता है। ये बात सुन रचना हैरान थी। उसने झट से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई होती तो वो मुझे जरूर बताता। जब रचना ये बात कहती है तो मही रचना के तरफ देख कहती है। रचना पर जय के आंखों में दिख रहा था कि वो जो कह रहा है वो सच है। मही के इस बात को सुन रचना अपने मन में कहती है, शायद जैसे मैं नहीं बता पा रही हूँ वो भी नहीं बता पा रहा होगा। वो अपने मन में ये कह रही थी कि तभी मोक्ष क्लासरूम के अंदर आता है और उन तीनों का नजर मोक्ष पर जाता है। मोक्ष के उदासी से भरे चेहरे को देख रचना, मही, जय तीनों उसके सामने आने के बाद सवाल करते हैं, क्या हुआ मोक्ष। तीनों के सवाल को सुन मोक्ष शीट पर जा बैठ अपने होंठों पर झूठी मुस्कान ला कहता है, कुछ नहीं, मुझे क्या होगा। इतना कहने के बाद वो जय के बगल में जा बैठ जाता है। आज का दिन धीरे धीरे पार होने लगता है। शाम के 3 बजने को थे तभी जय को आदित्य का मैसेज आता है, अपने घर जा सकते हो। जय अपने फोन को निकाल ये मैसेज देख अपने मन में कहता है, मतलब आज आदित्य सर अवनी मैम के साथ पूरा रात बिताएंगे। ये ख्याल आते ही उसे बहुत बुरा लगने लगता है। वही मही को भी उसके भाई का मैसेज आता है, मैं तुम्हें कॉलेज लेने आया हूँ। मैसेज पढ़ रही होती है तभी छुट्टी का बेल बज जाता है तो सभी खड़े हो जाते और क्लास से बाहर जाने लगते हैं। तभी जाते हुए मही कहती है, भैया आए हैं मुझे लेने के लिए। जय को मही का आवाज सुनाई दे देता है। ये सुन जय अपने मन में कहता है, तो क्या वो अवनी मैम के मेंशन मही को भी अपने साथ ले जा रहे। हाँ ले तो जाएंगे ही, मही उनकी बहन है। ये ख्याल मन में आते ही जय की आंखों में आंसू भर जाता है। चारों कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। फिर मोक्ष बाय बोल अपने बाइक में जा बैठ हेलमेट लगा कॉलेज से बाहर निकल जाता है। वही तीनों साथ चल रहे थे पर मही जय दोनों अपने चेहरे को झुकाए हुए थे। ये देख रचना को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। तीनों कॉलेज गेट के पास आ जाते हैं तभी तीनों का नजर लग्जरी कार पर जाता है, जहां आदित्य अपने आंखों में काला चश्मा लगाए कार से लग खड़ा अपने फोन को ही देखे जा रहा होता है। तो मही रचना को बस देखती है और अपने भाई के पास जाने लगती है। तभी आदित्य की नज़र जय पर जाता है, पर जय उसकी तरफ देखता तक भी नहीं है और रचना के साथ उसके सामने से पार होते हुए कहता है, रचना तू घर की जगह कहीं और जाएगी क्या। रचना से जय बात कर रहा है ये देख आदित्य का खून खोल रहा था। वही मही कार में जा बैठ गई थी पर आदित्य अब भी खड़ा था और जय रचना को ही देखे जा रहा था। तभी गुस्से में आदित्य अपने कार के अंदर बैठ कार स्टार्ट कर अपने कार को उन दोनों के पास ले जा अपने कार विंडो को नीचे कर उन दोनों की तरफ देख कहता है, ऑटो अगर नहीं आ रहा है तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। ये सुन जय कहता है, नहीं हम वेट कर लेंगे। वही रचना भी यही बात कहती है तो मही जय को देखती है फिर रचना की तरफ देख कहती है, कितना देर वेट करोगे, आ जाओ। मही थोड़ा इंसिस्ट करती है तो आखिर में दोनों कार में जा बैठ जाते हैं तो आदित्य कार स्टार्ट कर देता है। तभी रचना जय के चेहरे को देख उसके हाथ को पकड़ लेती है। वही रियर व्यू मिरर से आदित्य को सब दिख रहा था। तभी रचना जय के हाथ को पकड़ कहती है, जय आज तुझे कहीं नहीं जाना है तो मेरे घर रुक जा, वैसे भी बहुत दिन से तेरा घर बंद है तो बहुत गंदा हो चुका होगा। ये सुन आदित्य को लगा था जय मना कर देगा पर जय कहता है, ठीक है रचना। तभी रचना मुस्कुराते हुए अपने हाथ को पीछे कर कहती है, मैं मम्मी को कॉल कर देती हूँ।
इतना कहने के बाद रचना अपनी मम्मी को कॉल कर देती है। वही आदित्य का हाथ गुस्से में स्टीयरिंग पर मजबूत हो गया था और वो अपने मन में कहता है, जय मैं तुमसे थोड़ा दूर क्या होता हूँ, तुम इस लड़की के करीब जाने में जरा भी देरी नहीं करते हो, मुझे कोई एंगल से नहीं लगता तुम इसे बहन मानते हो। वही जैसे ही उसकी मम्मी कॉल उठा हेलो कहती है तो रचना कहती है, मम्मी जय आ रहा है तो उसका फेवरेट खाना बना दो। ये सुन जय रचना के हाथ से फोन ले अपने कान में लगा कहता है, आंटी कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, वैसे भी आपके हाथ का सारा खाना टेस्टी होता है। रचना जय की बातों को सुन आदित्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और माही को बार बार जय का आवाज सुन उसका रिजेक्शन याद आ रहा होता है। वही रचना की माँ जय से कहती है, बेटा इतना मत सोचो और जो खाना बस कह दो। पर जय कुछ नहीं कहता है। फिर कुछ देर तक बात होने के बाद कॉल कट हो जाता तो जय रचना का फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, रचना तू क्यों आंटी को तंग करती रहती है। दोनों जैसे बात कर रहे थे माही को भी थोड़ा जलन हो रहा था। उसे पता है वो उससे ना ही रचना से प्यार करता है पर वो रचना जितनी क्लोज भी नहीं है, इस बात का उसे जलन हो रहा था। तभी रचना अपना मुंह बना कहती है, तो क्या करूं, देखो खुद को कितने पतले हो गए हो, पता नहीं कहाँ काम करते हो, जो मेरे जय का ऐसा हालत हो गया है, जरूर वो बहुत खदुश होगा, तुझे खाने भी नहीं देता होगा। रचना ये सब कह रही थी, वही आदित्य का चेहरा कठोर होता जा रहा था। तभी जय रचना का मुंह बंद कर देता है। वही आदित्य अपने मन में कहता है, मैं खदुश हूं और खाना नहीं देता। अपने मन में इतना कह वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। कुछ वक्त बीत जाता है, रचना का घर आ जाता और रचना और मोक्ष कार से बाहर निकल जाते हैं। वही रचना जय का हाथ पकड़ उसके साथ घर के अंदर जा रही थी तो आदित्य अपने चश्मे को निकाल दोनों को कठोरता से देखता है, फिर गुस्से में कार स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो अपने केबिन में बैठा था वो अपने फार्म हाउस का फुटेज चेक किया। फुटेज में बस इतना ही देख पाया कि मोक्ष फार्म हाउस से बाहर निकला, फिर फार्म हाउस के पीछे एरिया में गया पर उस एरिया में कैमरा नहीं था। फिर वहां से अपना बाइक ले कहीं जाने के लिए निकल गया। उसके बाद जय फार्म हाउस से बाहर गया था, फिर कुछ वक्त के बाद अंदर चला गया। ये देख अनिरुद्ध खुद में कहता है, क्या जय को कुछ पता होगा, बाहर तो वो भी गया था। खुद में सवाल करने के बाद अनिरुद्ध उस पेपर्स को अच्छे से ठिकाना लगाए थे कि नहीं वो चिराग से कंफर्म करता है। पता नहीं क्यों पर अनिरुद्ध को कारण वही लग रहा था, पर वो अगर पूछता है और कारण वो नहीं हुआ तो अनिरुद्ध को बताना पड़ेगा, फिर मोक्ष शायद उसे देखना तक ना चाहे। रात का वक्त हो जाता है। आदित्य अपनी बहन को शॉपिंग करवाने के अलावा उसे जहां जाना था वहां ले जाने के बाद उसे अपने साथ अवनी के मेंशन ले आता है, जहां अवनी के पेरेंट्स के अलावा आदित्य के भी पेरेंट्स थे। ये देख माही के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होता। माही को पता था उसके पेरेंट्स जबरदस्ती आदित्य का शादी अवनी से करवाना चाहते हैं। दोनों अंदर आते हैं, फिर आदित्य किसी को हेलो हाय ना कह सीधे जा बैठ जाता है। वही माही सभी से मिलती है, फिर उसकी मॉम उसे अपने पास ही बैठा लेती है। आदित्य का एटीट्यूड किसी को भी पसंद नहीं था और अवनी के पेरेंट्स बस इसलिए आदित्य का एटीट्यूड झेल रहे थे क्योंकि उसकी बेटी अवनी को आदित्य बहुत पसंद था। तभी अवनी रेड कलर का ड्रेस पहन नीचे आती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिर आदित्य के पेरेंट्स से मिल आदित्य के बगल में बैठ जाती है। तभी आदित्य टाइम देख कहता है, आपने साथ डिनर के लिए बुलाया था, फिर बातें करने में मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ये सुन आदित्य के डैड हरीश उसे घूर कर देख कुछ कहने को थे, पर अवनी आदित्य के बाजू में अपने हाथ को घुमा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है आदित्य तुम्हारे पास बहुत काम है करने को, चलिए हम लोग डिनर करते हैं। सभी फिर अवनी के बात को सुन खड़े हो जाते हैं। फिर डाइनिंग हॉल में जा सभी साथ बैठ जाते हैं। सर्वेंटा फिर खाना सर्व कर देती और सभी डिनर करना शुरू कर देते हैं। तभी अवनी माही की तरफ देख खाते हुए ही मुस्कुरा कर कहती है, माही तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो ना। माही अपनी झूठी हंसी के साथ हाँ कह देती है। तभी अवनी कहती है, तुम यहाँ आया करो, या तुम्हें कभी शॉपिंग वगैरह करने जाना हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। जैसे ही अवनी ये बात कहती है माही झट से कह पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास जय, रचना, मोक्ष है जिनके साथ मैं शॉपिंग और घूमने जाया करती हूँ। जैसे ही माही ये बात कहती है तो अवनी कहती है, मोक्ष ये तो आई थिंक अनिरुद्ध का फैमिली मेंबर है, तुम्हें नहीं पता आदित्य और अनिरुद्ध राइवल है, तुम्हें अपने भाई के राइवल के फैमिली मेंबर से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहिए। जैसे ही अवनी ये बात कहती है आदित्य खाते हुए ही कहता है, मैं अनिरुद्ध राइवल है, इससे माही और मोक्ष के फ्रेंडशिप का क्या लेना देना, और वैसे भी अनिरुद्ध राइवल से ज्यादा दोस्त है मेरा, आज भी मैं उसे कुछ भी करने कहूंगा तो वो करेगा। ये बात सुन अवनी कहती है, तो फिर विक्रांत और तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उससे अनिरुद्ध अलग हो, तुम दोनों के खिलाफ क्यों चला गया। जैसे ही अवनी ये बात कहती है आदित्य उसे अपने ठंडे नज़र से देख अपने ठंडे आवाज में ही कहता है, क्योंकि अनिरुद्ध तुम्हारे या मेरे तरह थोड़ी है जो लोगों का कदर ना करे,
उसे लोगों का कदर है और मैं उसके इस साइड से बहुत इम्प्रेस्ड रहता हूँ। वो हमारे ग्रुप में एकलौता ऐसा बंदा था जो अपने काम की वजह से किसी इनोसेंट को हार्म होने नहीं देता था, पर क्या करूँ, मैं उसके जैसा कभी बन नहीं सकता था क्योंकि मेरे डैड ने मुझे डेविल जो बनाया है, जो लोगों का कदर ना कर बस अपना प्रॉफिट देखे, इसलिए अपने बेस्ट फ्रेंड से मुझे अलग होना पड़ा। आदित्य की बातों को सुन हरीश और अवंतिका का चेहरा डार्क हो चुका था, साथ ही अवनी उसके पेरेंट्स का भी, पर किसी ने आगे कुछ नहीं कहा और सभी बस अपना डिनर करने लगे। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध वापस मेंशन आ गया था। आज वो मेंशन बहुत लेट आया था। सभी डिनर कर सोने जा चुके थे क्योंकि अनिरुद्ध ने पहले ही मैसेज कर बता दिया था कि वो आज लेट आएगा तो सभी डिनर पर उसका इंतजार ना करे। वो मेंशन के अंदर आने के बाद ऊपर फ्लोर पर जा अपने रूम की तरफ जाने को था, तभी मोक्ष के रूम का दरवाजा हल्का खुला था और उसे मोक्ष के गाने का आवाज आ रहा था। अनिरुद्ध उसके रूम का दरवाजा थोड़ा और खोल मोक्ष की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी और आंखों से आंसू आ रहे थे, पर फिर भी अपने आंखों को ना खोल वो गाने की धुन को गाता हुआ गिटार प्ले कर रहा था। ये देख अनिरुद्ध दरवाजा खोल रूम के अंदर जा मोक्ष के पास बैठ अपने हाथ को आगे बढ़ा मोक्ष के गाल में टिके आंसू को पोंछता है तो मोक्ष अपने आंखों को धीरे से खोल गिटार बजाना बंद कर अनिरुद्ध की आंखों में देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध उसके आंखों के करीब आता है तो मोक्ष अपने आंखों को बंद कर देता है। वही अनिरुद्ध उसके आंखों में किस कर लेता है। वही इस किस को महसूस करते हुए मोक्ष अपने मन में कहता है, मैं चाह कर भी आपसे नफरत नहीं कर सकता हूँ। वही अनिरुद्ध मोक्ष से दूर हो सवाल करता है, तुम रो क्यों रहे हो। इस सवाल को सुन मोक्ष अपने आंखों को धीरे से खोल अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहता है, बस गाने को फील कर रहा था इसलिए आंखों में आंसू भर गया। ये सुन अनिरुद्ध खड़ा हो कहता है, तो गाना छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। अपने बात को कहने के बाद वो आगे कुछ न कह जाने लगता है। वही मोक्ष बस अनिरुद्ध को जाता देख अपने मन में कहता है, मेरे आंखों में आंसू आने का वजह तो आप हो। इतना कहने के बाद वो गिटार फिर प्ले करने लगता है। वही अनिरुद्ध आवाज सुनने के बाद भी इस बार नहीं जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य माही को अपने साथ ले वहां से निकल जाता है। कुछ वक्त के बाद आदित्य का मेंशन आ जाता है। आदित्य आज अपनी बहन को मेंशन लेकर आने वाला था इसलिए वो जय को अपने घर जाने को कह दिया था, पर जब आदित्य अपने बहन के साथ वापस मेंशन आता है तो अपने रूम में जाने के बाद उसे जय का याद आने लगता है। आदित्य सावरले अपने बाथरोब में बेड पर जा बैठ अपने फ़ोन को देखता है और जय को कॉल मैसेज करना चाहता था, पर वो ना कर अपने फ़ोन को साइड में फेंक बेड पर लेट अपने आंखों को खोल ऊपर दीवार को देखते हुए जय के बारे में ही सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या के घर का बेल रिंग बजता है। दिव्या गहरी नींद में सो चुकी थी, पर जैसे ही घर का बेल रिंग बार बार बजने लगता है तो दिव्या का नींद खुल जाता है और इतनी रात को कौन आया है ये सोच वो उठ अपने रूम से बाहर निकल दरवाजे के पास जा पहले वो दरवाजे के लॉक से बाहर देखती है। दरवाजे पर खड़े इंसान को देख दिव्या के होश उड़ जाते हैं। वो झट से दरवाजा खोल सामने खड़े इंसान को देख हैरानी से भरे आवाज में कहती है, तुम जिंदा हो। इतना कहने के बाद वो उसके गले से जा लगती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी विराज कहता है, दिव्या तुम मेरा साथ दोगी। ये सुन दिव्या उससे दूर हो विराज की तरफ देख कहती है, क्या तुम आदित्य के खिलाफ जाना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो, तुम दोनों क्यों नहीं अपना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हो। ये बात सुन विराज दिव्या के बाजू को पकड़ अपने बेहद करीब कर गुस्से में कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करूं वो भी उस इंसान से जो मेरे भाई को तकलीफ पहुंचा रहा है। ये सुन दिव्या कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, फिर कहती है, विराज मैं मानती हूँ आदित्य उसे तकलीफ दिया है पर केयर भी करता है और मैं अब भी आदित्य के लिए काम करती हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती हूँ। ये सुन विराज कहता है, वाह दिव्या मुझे नहीं पता था तुम भी आदित्य की तरह हो, मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारे पास आया। इतना कहने के बाद वो जाने को था, वही दिव्या उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोकते हुए कहती है, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम दोनों फिर पार्टनर्स बन जाओ पहले की तरह। ये सुन विराज दिव्या के हाथ को झटक कहता है, कभी नहीं। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी दिव्या कहती है, विराज अगर तुम आदित्य के साथ बुरा करने का सोच रहे हो तो पहले तुम्हें मेरे साथ बुरा करना होगा। ये सुन जाते हुए ही विराज कहता है, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारे साथ भी बुरा करने में मुझे थोड़ा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगा और जाओ जाकर आदित्य को बता देना कि विराज आ चुका है और अब वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपने बात को कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। वही दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगता है। दिव्या की नज़रों से जब तक विराज ओझल नहीं हो जाता है दिव्या तब तक उसे देखती है। फिर घर का दरवाजा बंद कर वही जमीन पर बैठ जाती है। फिर फुट फुट कर रोते हुए ही कहती है, विराज तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तुम्हें भी पता है आदित्य इतना भी बुरा नहीं है और मुझे पता है वो तुम्हारे भाई को कहीं ना कहीं बहुत पसंद करता है।
खुद में ये सब कह दिव्या रोते जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विराज बाइक में बैठा था और उसे रफ्तार में चला उस घर में पहुंच जाता है जहां वो अभी रहता था। वहां पहुंचने के बाद वो बाइक से उतर घर के अंदर जाने लगता है और घर के अंदर जाते हुए खुद में ही गुस्से में कहता है, आदित्य अब तुम देखो मैं करता क्या हूँ। अपने भाई को तो अपने पास ले आऊंगा पर तुम्हारी बहन को तुमसे जैसे दूर करता हूँ वो बस देखते जाओ। मैं कभी तुम्हारी बहन का यूज नहीं करना चाहता था पर मेरे भाई के साथ गलत कर तुमने बहुत बड़ा गलती किया है। अपने आप में ये कहते हुए वो घर के अंदर जा अपने रूम में चला जाता है, फिर बाथरूम जा शावर लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मनन हाथों में ड्रिंक लिए अपने अपोजिट साइड लगाई मोक्ष के बड़े से तस्वीर को देखते हुए ही ड्रिंक का शिप पीते हुए कहता है, मोक्ष जल्दी करो, मैं अपना पेशेंस खोता जा रहा हूँ तुम्हें उस अनिरुद्ध के पास देखकर। अगर इस बार भी तुम अनिरुद्ध को चुने तो मैं अनिरुद्ध को बर्बाद करने के लिए कुछ भी करूंगा। वैसे मुझे नहीं पता डैड क्यों अनिरुद्ध के सामने झुक गई पर मैं नहीं झुकूंगा। अपने बात को कहने के बाद वो गुस्से में ड्रिंक का पूरा शिप एक ही घुट में पी बेड पर जा लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये रात धीरे धीरे बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। अनाया का आज एग्जाम था जिस कारण वो बहुत परेशान थी और उसका नींद भी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि वो देर रात तक जागकर पढ़ाई कर रही थी जिस कारण वो अपना नींद पूरा नहीं कर पाए। वो बेड से उतर फ्रेश होने को जाने को थी पर तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को जा उठा। स्क्रीन पर विक्रांत का नाम देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। वो मुस्कुराते हुए कॉल उठा कहती है, हेलो। अनाया की प्यारी सी आवाज़ को सुन विक्रांत के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट। ये सुन अनाया का तो पूरा नर्वसनेस गायब हो चुका था। वो मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू। वो इतना कही थी कि तभी रूम के अंदर सनाया आ जाती है तो अनाया अपने फ़ोन को नीचे कर लेती है। वही विक्रांत कुछ कहता है पर अनाया जवाब ना दे जब ये कहती है, मम्मा आप। तो विक्रांत आगे कुछ नहीं कहता है। तभी सनाया कहती है, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूँ। ये सुन अनाया के आंखों में आंसू आ जाता है। अनाया के आंखों में आंसू देख सनाया सवाल करती है, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो। विक्रांत कॉल कट करने को था पर ये सुन वो रुक जाता है। वही अनाया आंखों में आंसू टिकाए सनाया की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे चाचू भाई के अलावा कभी मम्मा डैडी स्कूल छोड़ने नहीं गए एग्जाम में इसलिए मैं खुश हूँ। ये सुन सनाया उसके सिर पर अपने हाथ रख प्यार से कहती है, आज से मैं तुम्हारे हर एग्जाम में तुम्हें छोड़ने जाऊंगी। सनाया की बातों को सुन अनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही विक्रांत कॉल कट कर खुद में ही कहता है, हमेशा नहीं सनाया, जब तक अनाया मेरी नहीं हो जाती उसके बाद मैं अनाया को अपने आंखों से दूर कहीं जाने नहीं दूंगा। अपने आप में इतना कहने के बाद अपने मोबाइल को साइड में बेड पर फेंक शावर लेने के लिए वॉशरूम जाने लगता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष नहाने के बाद बाहर आता है। इस वक्त मोक्ष बस तौलिए में था। जब वो रूम आता है तो देखता है अनिरुद्ध उसके बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था तो मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने नजरों को नीचे कर सवाल करता है, आप मेरे रूम में क्यों आए हैं। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध खड़ा हो उसके पास जा उसकी कमर पर अपने हाथ को रख अपने करीब कर कहता है, अपने बॉयफ्रेंड के रूम में आने के लिए मुझे तुम्हारा परमिशन चाहिए क्या। ये सुन मोक्ष अपने नजरों को ऊपर कर अनिरुद्ध को देखता है फिर अपने मन में कहता है, क्या इतना सब जान मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड मान सकता हूँ। अपने मन में मोक्ष ये सवाल कर रहा था। वही मोक्ष को अपने ख्यालों में खोया देख अनिरुद्ध अपने होंठों को उसके होंठों से मिला देता है और उसे प्यार से किस करने लगता है। पर तभी मोक्ष अपने हाथ को अनिरुद्ध के सीने पर रख उसे खुद से दूर कर कहता है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। मोक्ष जैसे उसे खुद से दूर कर रहा था। अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ रहा होता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर वहां से शांति से जाने लगता है। वही अनिरुद्ध को जाता देख मोक्ष के आंखों में आंसू भर जाता है। फिर जैसे अनिरुद्ध रूम से बाहर चला जाता है तो मोक्ष रोते हुए ही खुद में कहता है, अनिरुद्ध मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगता है। कुछ वक्त के बाद सभी नाश्ता कर निकल जाते हैं। स्कूल में सनाया अनाया को स्कूल छोड़ देती है फिर उसे बेस्ट विशेस भी दे देती है। फिर अनाया थैंक यू और बाय बोल कार से बाहर निकल स्कूल के अंदर जाने लगती है। फिर जैसे ही वो स्कूल के अंदर आती है तो उसके सामने विक्रांत आ जाता है। उसे देख अनाया हैरान थी पर तभी इवान वहां आता है और कहता है, ऑल दी बेस्ट अनाया। ये सुन अनाया कहती है, थैंक यू। तभी विक्रांत अपनी कठोर आवाज में कहता है, इवान तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अब तुम्हें क्लास जाना चाहिए। ये सुन इवान कहता है, हाँ भाई। इतना कह वो अनाया की तरफ देख कहता है, मुझे भी जल्दी विश करो। ये सुन अनाया उसे भी विश कर देती है तो इवान थैंक यू विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कह उसे भी जाने को कहता है तो अनाया हाँ कह जाने को थी पर इवान के मुड़ते ही
अनाया जब अपने क्लास जाने को थी विक्रांत उसके हाथ को पकड़ लेता है तो अनाया मूड विक्रांत की तरफ देखती है। तभी विक्रांत उसे अपने धीमे आवाज में कहता है, मेरे साथ चलो, एग्जाम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। वही इवान पीछे मुड़ देख चुका था उसके भाई को अनाया का हाथ पकड़। तभी इवान मुड़ उदास हो जाता है और खुद में कहता है, भैया आप मेरे लिए आए थे या अनाया के लिए? आप क्या अनाया को पसंद करते हो? पर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? खुद में ये सब कहते हुए वो अपने क्लासरूम चला जाता है। वही दूसरी तरफ विक्रांत के साथ अनाया एक खाली क्लासरूम के अंदर आती है तो अनाया कहती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? कोई आ गया या देख लिया तो? विक्रांत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे भी स्कूल एक तरह उसका ही था। विक्रांत अनाया के कमर पर अपने हाथ रख उसे अपने करीब कर कहता है, कोई नहीं आएगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुन अनाया विक्रांत के आंखों में देखने लगती है। तभी विक्रांत उसके आंखों में देख झट से अपने हाथ उसके कमर से हटा अपने चेहरे को मोड़ अपने मन में कहता है, मुझे ऐसे मत देखो नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। अपने मन में वो इतना कहा ही था कि तभी वार्निंग बेल बजती है तो अनाया कहती है, मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ये सुन विक्रांत उसकी तरफ देख कहता है, मैं तुम्हें सामने से विश करना चाहता था। इतना कहने के बाद वो उसे विश करता है और एक पेन जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा होता है और उस पेन में अनाया के नाम का पहला वर्ड भी बना था, उसे निकाल उसकी तरफ बड़ा। विक्रांत कहता है, तुम्हारे लिए, अच्छे से एग्जाम देना। ये सुन मुस्कुराते हुए अनाया उसे ले लेती है और थैंक यू बोल जाने को थी पर विक्रांत उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक अपने तरफ मोड़ उसके माथे को प्यार से जा चूम लेता है और वहां से जाने कहता है। वही अनाया तो हैरान हो जाती है, साथ ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसे बहुत अच्छा फील होता। फिर वो अपने होश में मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है। वही दूसरी तरफ कॉलेज में एग्जाम का डेट उन्हें मिल जाता है। एग्जाम 1 महीने के बाद होता है। इसी के बारे में सभी बात करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने केबिन में बैठा था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है तो आदित्य काम करते हुए ही आने का ऑर्डर दे देता है, कमिंग। तो दरवाजे के पास खड़ी दिव्या केबिन के अंदर आ जाती है और आदित्य के पास जाती है। वही आदित्य जब दिव्या को देखता है तो अपने कोड आवाज में ही सवाल करता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस सवाल को सुन दिव्या जा चेयर पर बैठ कहती है, मुझे कुछ बताना है। ये सुन आदित्य सवाल करता है, क्या? तो इस सवाल को सुन दिव्या अपने नजरें इधर उधर नर्वसली करती है। दिव्या को नर्वस देख आदित्य कहता है, हुआ क्या है? तुम बता क्यों नहीं रही हो और तुम इतनी नर्वस क्यों हो? ये सुन दिव्या थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, कल रात विराज आया था। ये सुन आदित्य हैरान हो जाता है और झट से हैरानी के साथ खड़ा हो सवाल करता है, कहाँ है वो? इस सवाल को सुन दिव्या कहती है, मुझे नहीं पता, पर तुम जो उसके भाई के साथ किए हो वो कहाँ है उसका? वो तुमसे बदला लेगा तो अच्छा होगा आदित्य, तुम उससे बात करो और जय अपने भाई के पास चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुन आदित्य की आंखें कठोर हो जाती है और वो अपने कोल्ड मुस्कान के साथ कहता है, आदित्य दीवान से वो बदला लेगा, देखता हूँ कैसे बदला लेता है और जय को मैं कभी अपने से दूर नहीं करूँगा, देखता हूँ मेरे पास से वो अपने भाई को कैसे ले जा सकता है। आखिरी के शब्द सुन दिव्या कहती है, आदित्य तुम उसके भाई को अपने साथ नहीं रख सकते हो। ये सुन आदित्य उसे अपने कठोर नज़र से देख कहता है, वो किसी का भी भाई था, अब वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। आदित्य की बातों को सुन दिव्या खड़ी हो कहती है, तुम दोनों को हो क्या गया है? क्यों एक दूसरे से ही लड़ रहे हो? और अगर तुम जय को पसंद करते हो तो क्यों नहीं उसे प्यार से रखते और ये बात विराज को भी बता देते? ये सुन आदित्य खड़ा हो दिव्या के पास जाता है और उसके बाजू को कसके पकड़ कठोरता से उसे देख कहता है, मैं प्यार नहीं करता हूँ, समझ आया तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें विराज जिसे तुम बहुत चाहती हो उसका ही साथ देना है तो दे सकती हो, मुझे किसी का कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो दिव्या का बाजू छोड़ देता है। तभी दिव्या आदित्य को गुस्से में देख कहती है, आदित्य मैं विराज को कितना भी चाहूं पर तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाकी तुम्हारा मन जो करना करो, पर तुम बहुत पछताओगे एक दिन। अपने बात को कहने के बाद दिव्या वहां से जाने लगती है। तभी आदित्य टेबल पर एक जोरदार लात मार टेबल को जमीन पर गिरा देता है और टेबल के साथ साथ टेबल पर रखा कांच का सामान टूट जाता है। वही दिव्या को आवाज सुनाई दिया था पर वो मुड़कर केबिन नहीं गई। वही आदित्य फिर गुस्से में अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। वही उसका असिस्टेंट जो आ रहा था आदित्य को गुस्से में देख साइड हो जाता है और आदित्य उसकी तरफ ध्यान न दे वहां से निकल जाता है। कुछ वक्त के बाद वो अपने कार के पास कार का दरवाजा खोल ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर तेजी से कार चलाते हुए जय के कॉलेज जाने लगता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जिसका मोक्ष के बर्ताव से परेशान होने और ना सोने की वजह से चेहरा डार्क हो चुका था और उसका ऑरा अभी इतना कोल्ड हो चुका था कि उसके केबिन में जाने से भी सब डर रहे थे,
चिराग के हाथ में एक फाइल था, उस फाइल को पकड़ केबिन के पास खड़ा हो वो सोच रहा था दरवाजा वो नॉक करे कि ना करे। फिर आखिर में उसे नॉक करना ही पड़ा क्योंकि साइन लेना बहुत जरूरी था। अनिरुद्ध अपने कठोर आवाज में कहता है, कम इन। अनिरुद्ध का आवाज सुनते ही चिराग का शरीर डर से पसीना पसीना हो रहा था। वो एक गहरी सांस भर केबिन का दरवाजा खोल अंदर आता है, पर अनिरुद्ध के पास से दाग और निकलता देख उसका शरीर डर से कांप उठता है। वो अनिरुद्ध के पास किसी तरह हिम्मत कर जाता है, फिर अपनी कांपती आवाज में कहता है, सर वो इस फाइल में, वो आपके। इससे आगे वो कुछ कहता कि अनिरुद्ध चिल्लाकर कहता है, क्लियर बोलो। ये सुन चिराग का आवाज उसके गले में ही जा अटका। वो कुछ कहता कि तभी केबिन का दरवाजा खुला और दरवाजे के पास अनिरुद्ध मोक्ष को खड़ा देखा तो उसके भाव अचानक से ही बहुत वार्म हो गए। अनिरुद्ध का डार्क ऑरा खत्म होता देख जिस तरफ अनिरुद्ध देख रहा था उस तरफ देखता है। मोक्ष अपने शोल्डर पर बैग टांगे हुए डोर के पास खड़ा था। मोक्ष को देख चिराग अपने मन में कहता है, फाइनली कोई तो इस शैतान को शांत करने आया। वो अपने मन में इतना कहा ही था कि तभी अनिरुद्ध खड़ा हो कहता है, मोक्ष वहां खड़े क्यों हो, अंदर आओ। ये सुन मोक्ष अपने धीमे कदमों के साथ अंदर आता है। तभी अनिरुद्ध फिर सवाल करता है, तुम कॉलेज से इतनी जल्दी, वो भी यहाँ क्यों आए। इस सवाल को सुन मोक्ष अनिरुद्ध को देखता है, फिर चिराग को। तभी अनिरुद्ध मोक्ष के नजरों को समझ कहता है, चिराग बाहर जाओ। ये ऑर्डर सुन चिराग फाइल टेबल पर रख कहता है, सर इस फाइल में आपके सिग्नेचर जरूरी है। ये सुन अनिरुद्ध उसे गुस्से में देखा तो चिराग झट से कहता है, मैं जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो चला गया। वही अनिरुद्ध मोक्ष की तरफ देख फिर कहता है, अब बताओ क्या हुआ है। इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं सिंगर ही बनना चाहता हूँ और आपको ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए जो सिंगर हो, तो मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध गुस्से में मोक्ष के पास जा उसके बाजू को करके पकड़ अपने करीब कर गुस्से में कहता है, तुम्हें रिलेशनशिप मजाक लगता है क्या। ये सुन मोक्ष अपने नम आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देखता है। मोक्ष के आंखों में दर्द देख अपने हाथ को उसके बाजू से हटा अपने आंखों को बंद कर अपने सिर पर हाथ रख लेता है। अनिरुद्ध फिर गहरी सांस भर कहता है, मुझे तुम्हारे सिंगर बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहने के बाद अपने आंखों को खोल अनिरुद्ध कहता है, पर रिलेशनशिप तोड़ने का ख्याल अपने मन में दोबारा मत लाना, और हाँ अगर तुम्हें सिंगर बनना है तो साथ में अपना कॉलेज भी करना होगा। ये सुन मोक्ष अनिरुद्ध को देखता है, फिर अपने मन में कहता है, क्यों मेरे सिंगर बनने पर आप एग्री हो गए, मैं आपसे सारे रिलेशन तोड़ना चाहता हूँ। अपने मन में इतना कह वो ठंडा जवाब ही देता है, ओके, पर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, ओके। जब अनिरुद्ध इसके लिए भी मान जाता है तो मोक्ष मुड़ जाने को था, पर तभी अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर उसके गाल पर अपने हाथ को रख कहता है, आई लव यू मोक्ष। ये सुन मोक्ष के दिल में हलचल मच उठता है। वही अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, मुझसे दूर होने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना, मैं तुम्हारे बिना सांस तक नहीं ले सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है। वही मोक्ष कुछ रिएक्ट नहीं करता। अनिरुद्ध के किस्से उसे अच्छा फील तो हो रहा था, पर वो फिर भी सुन खड़ा था जैसे उसे कुछ फील ना हो रहा हो। वही अनिरुद्ध उसे किस करना बंद कर कहता है, तुम्हें जो करना, जैसे रहना तुम रह सकते हो, कर सकते हो, बस दोबारा ऐसी बातें मत करना। इतना कहने के बाद वो मोक्ष के माथे को चूमता है तो मोक्ष के आंखों से आंसू बहने लगता है। मोक्ष को रोता देख अनिरुद्ध उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ मोक्ष, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या, कुछ और चाहिए तुम्हें। अनिरुद्ध के सवालों को सुन मोक्ष उसके गले से लग जाता है और कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे रोना है। अनिरुद्ध को नहीं समझ आ रहा था मोक्ष को हुआ क्या है, पर वो उसे अपने बाहों में कस के थाम उसे रोना था तो उसे रोने दे रहा था। फिर अनिरुद्ध उसे अपने बाहों में थामे अपने मन में कहता है, जो भी प्रॉब्लम है मोक्ष मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। वही दूसरी तरफ आदित्य कॉलेज पहुंचने वाला होता है, तभी जय को मैसेज कर देता है कॉलेज से बाहर आने का, तो मैसेज देख जय प्रोफेसर से बहाना बना क्लास से बाहर जाने लगता है। वही आदित्य जैसे ही कॉलेज गेट के पास अपने कार को लाता है उसे विराज नजर आता है। विराज भी अपने भाई का इंतजार कर रहा था और वो सोच लिया था आज वो उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। विराज को देख आदित्य अपने कार से गुस्से में बाहर आता है और विराज के पास जाता है तो विराज आदित्य को गुस्से में देखता है। फिर दोनों एक दूसरे को कुछ कहते कि तभी जय वहां आ जाता है और उसका पहला नजर आदित्य पर जाता है, पर उसके साथ खड़े इंसान को वो जैसे ही देखता है उसकी आंखों में आंसू भर जाता है और वो भागते हुए अपने भाई के पास अपने भाई के गले से रोने लगता है। वही आदित्य जब देखता है जय आते के साथ उसके पास ना विराज के पास चला गया तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है।